जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल लर्निंग पॉइंट विद अभिषेक में। दोस्तों, आज प्रैक्टिस डिक्टेशन सीरीज़ का 15वां डिक्टेशन है। इसमें आपको 80 शब्द प्रति मिनट से 120 शब्द प्रति मिनट तक का डिक्टेशन दिया जाता है। डिक्टेशन स्टार्ट। महंगाई के मोर्चे पर सरकार लगातार विफल साबित हो रही है। हर दिन डीजल पेट्रोल की कीमतों में बढ़ोतरी करनी पड़ रही है। रसोई गैस की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं। रोज़मर्रा इस्तेमाल होने वाली उपभोक्ता वस्तुओं के मूल्य आसमान छू रहे हैं। ताज़ा आंकड़े के मुताबिक थोक महंगाई दर रिकॉर्ड 13% को छूने लगी है। इससे खुदरा कीमतों में बढ़ोतरी का अंदाजा लगाया जा सकता है। शायद ही कोई वस्तु हो जिसके मूल्य न बढ़े हों, मगर सबसे अधिक बढ़ोतरी खाद्य तेलों और ईंधन में हुई है। यह तब है जब कोरोना महामारी के कारण लोगों की कमाई कम हुई है और उन्होंने खर्च को लेकर अपने हाथ रोक रखे हैं, यानी मांग में उछाल नहीं आ रहा। फिर रिजर्व बैंक ने अपनी ब्याज दरें सबसे निचले स्तर पर स्थिर कर दी हैं। महंगाई बढ़ने के दो मुख्य कारण बताए जा रहे हैं। एक, कच्चे तेल की कीमतों में बढ़ोतरी और दूसरा, विनिर्माण यानी मैन्युफैक्चरिंग में लागत बढ़ना। डीजल पेट्रोल और रसोई गैस की कीमतों में बढ़ोतरी का असर अनेक स्तरों पर पड़ता है। उपभोक्ता वस्तुओं की उत्पादन लागत और ढुलाई का खर्च बढ़ जाता है, जिससे स्वाभाविक ही उनकी कीमतें बढ़ती हैं। मगर ईंधन की कीमतों पर अंकुश लगाने की कोशिशें विफल ही साबित हुई हैं। लोगों पर महंगाई की सबसे बड़ी मार दैनिक इस्तेमाल होने वाली वस्तुओं की कीमतें बढ़ने की वजह से पड़ रही हैं। सब्जी, दालें, दूध, अंडे, खाद्य तेल और अनाज की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं, जबकि इनके उत्पादन के मामले में कोई कमी नहीं देखी गई है। किसान परेशान हैं कि उनकी फसलें बाजार तक नहीं पहुंच पा रही। इसके चलते बहुत सारे किसान अपनी कच्ची फसलें जैसे टमाटर सड़कों के किनारे फेंकने पर मजबूर हुए। इसी तरह दालों का उत्पादन बेहतर रहा। अंडा उत्पादक आंदोलन तक कर चुके हैं कि उनकी आपूर्ति बेहतर की जाए, फिर भी कीमतें काबू में नहीं आ पा रही। तो साफ है कि यह समस्या चीज़ों के अभाव की वजह से पैदा नहीं हुई है। कोरोना की दूसरी लहर में उस तरह पूर्णबंदी भी नहीं हुई जैसे पहली लहर में हुई थी, जिससे आपूर्ति श्रृंखला बड़े पैमाने पर प्रभावित हुई हो। फिर भी महंगाई बढ़ रही है, तो इसका प्रमुख कारण यही है कि इसे रोकने के लिए जो व्यावहारिक कदम उठाए जाने चाहिए थे, वे नहीं उठाए गए हैं। कोरोना की वजह से बड़े पैमाने पर लोगों के रोजगार और नौकरियां चली गई हैं। लाखों लोगों के वेतन कम हो गए हैं। बड़े पैमाने पर कल कारखाने बंद हुए हैं।
बहुत सारे लोग अपने गांव लौटने पर मजबूर हुए हैं। ऐसे में पहले ही उन्हें अपने बच्चों की फीस, दैनिक जरूरतों की पूर्ति के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। तिस पर महंगाई की मार ने उन्हें और बेहाल कर दिया है। जिन छोटे मोटे रेहड़ी पटरी के कारोबार, मिस्त्रीगिरी और दिहाड़ी करने वालों ने जैसे तैसे फिर से जिंदगी को पटरी पर लौटाने का साहस जुटाया है, उन्हें भी बेहतरी की कोई सूरत नजर नहीं आती। उनके कारोबार में लागत बढ़ रही है, यातायात और दैनिक खर्च बढ़ गया है, बचत काफ़ी घट गई है। सरकार अगर कम से कम खाने पीने की चीज़ों की कीमतें काबू में रखने में कामयाब हो जाती तो भी लोगों को इतनी परेशानियों का सामना न करना पड़ता। महंगाई के मोर्चे पर चुनौतियों को दूर करने के गंभीरता से प्रयास नहीं किए जाएंगे तो आर्थिक मोर्चे पर बेहतरी के सपने भी शायद ही पूरे हों। भारत में कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा 4 लाख के पार निकल गया है। इतनी मौतें भले ही 1.25 साल के दौरान हुई हों, लेकिन मामूली नहीं हैं। देश में कोरोना से पहली मौत पिछले साल 12 मार्च को हुई थी। 6.5 महीने बाद 1 अक्टूबर 2020 को यह आंकड़ा 1 लाख पहुंच गया था और इस साल 24 अप्रैल को 2 लाख तक, यानी 1 लाख होने में 203 दिन और 1 से 2 लाख होने में 208 दिन लगे थे। पर इसके बाद 24 अप्रैल से 20 मई यानी 23 दिन में ही मौतों का आंकड़ा बढ़ तक 3 लाख हो गया। फिर 20 मई से 1 जुलाई यानी 43 में 1 लाख और लोगों में दम तोड़ दिया। इन आंकड़ों का संबंध सिर्फ इस बात तक ही सीमित नहीं है कि कितने दिन में कितनी मौतें हुईं, बल्कि इस महामारी की भयावहता, संकट से निपटने की हमारी तैयारियों और लापरवाहियों की ओर भी ध्यान खींच रहा है। 23 दिन में 1 लाख लोगों की मौत बता रही है कि 13 महीने में 2 लाख लोगों की मौत से हमने कोई सबक नहीं लिया। अगर कुछ सीखा होता, सतर्कता दिखाई होती, अस्पतालों का ढांचा मजबूत बनाया होता, केंद्र और राज्यों में बेहतर तालमेल होता, टीकाकरण अभियान की रणनीति दमदार होती, तो मौतों का आंकड़ा 4 लाख के पार जाने से रोका जा सकता था। अब रोजाना संक्रमण के मामले 50,000 से नीचे आ गए हैं। रोजाना मौतों का आंकड़ा भी 900 से कम दर्ज हो रहा है। संक्रमण दर की बात करें तो यह 2.34% है। ये आंकड़े बता रहे हैं कि अब संक्रमण का रुझान उतार पर है, लेकिन विशेषज्ञों की इस चेतावनी को भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता कि खतरा अभी बरकरार है। 14 राज्यों के 80 जिलों में संक्रमण दर 10% से ऊपर बनी हुई है। ज़्यादा चिंता की बात तो यह है कि तीसरी लहर का खतरा सामने है। कोरोना विषाणु के नए स्वरूप डेल्टा प्लस के मामलों का मिलना बता रहा है कि एक और बड़ा खतरा दस्तक दे चुका है। कवक संक्रमण के बढ़ते मामले हैरान करने वाले हैं। ऐसे में यह मान लेना कि अब हम महामारी से मुक्ति की ओर हैं, हमारा मुगालता ही होगा। भारत में कोरोना से हुई मौतों के मामले में यह तर्क देना या मान लेना कि आबादी को देखते हुए
दूसरे देशों के मुकाबले हमारे यहाँ काफ़ी कम लोग मरे हैं, ठीक नहीं है। इसी तरह दुनिया में सबसे ज़्यादा या एक दिन में सबसे ज़्यादा टीकाकरण को लेकर भी दावे किए जाते रहे हैं, पर इन दावों के बजाय ज़मीनी हकीकत को स्वीकार करने की ज़रूरत है। इस सच्चाई से कोई भी मुंह नहीं मोड़ेगा कि देश में टीकाकरण की रफ्तार निराशाजनक ही रही है। वरना क्या कारण रहा कि 21 जून को 85 लाख टीके लगने का दावा किया गया और उसके बाद से यह आंकड़ा 50 से 60 लाख भी मुश्किल से छू पा रहा है। ताज़ा स्थिति यह है कि ज़्यादातर राज्य टीकों की कमी से जूझ रहे हैं। इससे रोजाना का टीकाकरण लक्ष्य बुरी तरह प्रभावित हो रहा है। उत्तर प्रदेश, झारखंड, उत्तराखंड, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल सहित ऐसे कई राज्य हैं। जाहिर है यह कहीं न कहीं टीकों के उत्पादन और राज्य को आपूर्ति से जुड़ा मामला है, जो कुप्रबंधन और अदूरदर्शी नीतियों का शिकार हो चुका है। इसे दुरुस्त किए बिना हम कैसे महामारी से जंग जीत पाएंगे, यह बड़ा सवाल है। स्टॉप।